नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। खबरों की खबर देख रहे हैं। 5 जून तक लोग यही मानते थे कि नीट इम्तिहान लेती है। वो इम्तिहान लेती है उन परीक्षार्थियों की जो एमबीबीएस, बीडीएस समेत मेडिकल के तमाम अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं। लेकिन बाद में नीट में धांधली और पेपर लीक के मामले के बाद अब लग रहा है कि नीट इम्तिहान लेती है, लेकिन वो छात्रों के भविष्य का इम्तिहान लेती है। वो अभिभावकों के धैर्य का इम्तिहान लेती है और शिक्षकों के विश्वास का भी इम्तिहान लेती है। वो हमारी उस सिस्टम का भी इम्तिहान ले रही है जिसके पवित्र होने की दुहाई तो दी जाती है, लेकिन जहां से ढक्कन खोलिए वहां से भ्रष्टाचार और धांधली की बज बजाती दुर्गंध चारों तरफ फैल जाती है। आज सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी की परीक्षा पर बहुत अहम सुनवाई हुई। सुनवाई में माननीय न्यायालय ने जो कुछ कहा उससे ये बात साबित हो जाती है कि सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट तौर पर मानता है कि नीट यूजी का पेपर लीक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पेपर लीक से जुड़े सारे सवालों का जवाब बुधवार शाम 5 बजे तक अब मांगा है। सीबीआई से भी अदालत ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, लेकिन इसमें दोबारा परीक्षा होगी कि नहीं, इस पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इसके साथ ही भारत के मुख्य न्यायाधीश ने नीट यूजी परीक्षा कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए, जो अधिकतर समय दूसरों का टेस्ट लेती रहती है, अब उसको ही टेस्ट देने के लिए मजबूर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐसा कठिन प्रश्न पत्र एनटीए को थमा दिया है जिसका जवाब उसे 2 दिन में दाखिल करना है। सुप्रीम कोर्ट ने आज एनटीए से पूछा कि पेपर लीक होने वाले केंद्रों या शहरों की पहचान करने के लिए एनटीए ने क्या क्या कदम उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट यह भी जानना चाहता है कि उस पहचान के लिए कैसे तौर तरीके एनटीए अपना रहा है और अब तक इस मामले में लाभार्थी के रूप में पहचाने गए छात्रों की संख्या कितनी है, यानी वो छात्र जिन्होंने चीटिंग की है, इनकी संख्या कितनी है। सुप्रीम कोर्ट यह भी जानना चाहता है कि क्या उल्लंघन ने पूरी परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता को प्रभावित किया है और क्या धोखाधड़ी के लाभार्थियों को बेदाग छात्रों से अलग करना संभव है। कोर्ट ने हियरिंग के दौरान इस चीज़ को माना कि इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। इस पर यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से थोड़ा इतराज़ था, पर कोर्ट ने कहा कि ये तो वेल नोन फैक्ट है कि जो पेपर लीक हुआ है, और अगर पेपर लीक हुआ है तो सिर्फ ये देखना है कि उसका इफेक्ट कहाँ तक पहुँचा गया है, क्या दोबारा रीटेस्ट की ज़रूरत है, या कुछ बच्चों का अगर आइडेंटिफाई कर पाए तो कुछ लोगों का एक लिमिटेड लेवल पर टेस्ट कराया जा सके। सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले में हमें तह तक जाना जरूरी है, क्योंकि यह करीब 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। अब छात्रों से पहले नीट परीक्षा लेने वाली एनटीए का इम्तिहान हो रहा है। अदालत ने यह भी गंभीरतापूर्वक कहा कि नीट परीक्षा की पवित्रता सुनिश्चित करने को लेकर वो चिंतित है, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। साथ ही सरकार को प्रसिद्ध विशेषज्ञों की एक टीम गठित करने पर भी विचार करना अब जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में कुल 38 याचिकाओं पर सुनवाई हुई, जिनमें 34 याचिकाएं छात्रों, शिक्षकों और कोचिंग संस्थानों ने दायर की हैं, जबकि 4 याचिकाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने लगा रखी हैं। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह समझना जरूरी है कि पेपर लीक कितना व्यापक है। सिर्फ 2 लोगों की चीटिंग की वजह से पूरा एग्जाम कैंसिल नहीं किया जा सकता। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान हमारे सहयोगी आशीष भार्गव वहीं मौजूद थे। देखिए उनकी ये रिपोर्ट। नीट यूजी 2024 की क्या परीक्षा रद्द हो जाएगी, दोबारा ये परीक्षा होगी, क्या सुप्रीम कोर्ट बड़े स्तर पर दखल देगा, ये तमाम चीज़ों के जो सवाल हैं उठे हैं, इनके जवाब गुरुवार को मिल सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर केंद्र और एनटीए को कहा है कि इस बात में कोई संदेह नहीं है, कोई शुबा नहीं है कि जो परीक्षा की जो शुचिता है, पवित्रता है, वो प्रभावित हुई है, उससे समझौता हुआ है, पेपर लीक हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये पेपर लीक हुआ है ये स्थानीय स्तर पर ही रहा या फिर इसका दायरा जो है वो व्यापक हो गया, और अगर सोशल मीडिया के ज़रिए इस पेपर लीक किया गया है तो इसका दायरा बड़ा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 23 लाख से ज़्यादा बच्चों के भविष्य का सवाल है। दोबारा परीक्षा के आदेश देना हमारे लिए अंतिम उपाय है, लेकिन एजेंसीज़ को भी किसी भी तरह से इनकार की मुद्रा में
नहीं रहना चाहिए। और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने एनटीए से पूछा है कि आखिरकार पूरा खुलासा करे कि पेपर लीक किस तरीके से हुआ। उनसे पूरा ब्यौरा भी मांगा गया है कि पेपर प्रिंटिंग प्रेस से जाने से लेकर सेंटर तक पहुंचने में, जिसमें विदेशी सेंटर भी हैं, वहां तक की प्रक्रिया क्या होती है। ये भी पूछा गया है कि क्या मैकेनिज़्म है कि पूरी तरीके से पुख्ता कार्रवाई इस मामले में हो रही है। ये भी कहा है कि मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी से जांच की भी इस मामले की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से जो इन मामलों की जांच कर रही हैं एक स्टेटस रिपोर्ट बुधवार शाम तक मांगी है। एनटीए को भी कहा है कि वो बताए क्या लाभार्थी जो इस पेपर लीक से जिनको फ़ायदा हुआ, क्या उनकी पूरी पहचान संभव है। क्या केंद्र सरकार से निर्देश लेकर ये देखा जा सकता है कि जो डेटा एनालिसिस है वो किया जा सकता है। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने ये भी बड़ा सवाल उठाया कि जब पिछली परीक्षाओं में जो पूरे अंक यानी 720 में से 720 अंक पाने वाले बहुत कम 1, 2 या 3 छात्र थे, तो इस बार 67 छात्रों को इतने अंक कैसे मिल गए। बहुत लंबी चौड़ी ये हीरिंग हुई, करीब 2 घंटे तक ये हीरिंग चली है और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल भी उठाए हैं। ये भी साफ किया है कि अंतिम उपाय के तौर पर दोबारा परीक्षा है, लेकिन अगर लाभार्थी सबकी पहचान नहीं हुई और उनको बेदाग छात्रों से अलग नहीं किया जा सकता और ये जो पेपर लीक हुआ ये व्यापक स्तर पर हुआ, तो फिर उसके पास और कोई उपाय नहीं बचा है। तो लिहाजा गुरुवार का दिन काफ़ी अहम होगा जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई करेगा और उसके सामने सीबीआई, एनटीए और केंद्र सरकार की तमाम जो रिपोर्ट्स हैं वो भी रखी होंगी। नई दिल्ली से सुशील राठी के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। गर्मियों की छुट्टियों के बाद आज सुप्रीम कोर्ट मिला था। अभी तक जो बेंच सुनवाई कर रही थी नीट मामले की, वो वेकेशन बेंच थी। आज चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ खुद इस बेंच की अगुवाई कर रहे थे और आज उन्होंने जो कुछ कहा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस गंभीर गड़बड़ी जो कि नीट में धांधली सामने आई, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के गंभीर तेवरों को आप इन बातों से समझ सकते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा है। उन्होंने कहा कि अगर परीक्षा की पवित्रता खत्म हो गई है तो दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। दागी और बेदाग को अलग करना संभव नहीं है तो भी दोबारा परीक्षा का आदेश देना होगा। अगर सारे लाभार्थियों की पहचान नहीं हुई है और पहचान की प्रक्रिया जारी है तो परीक्षा रद्द करनी होगी। 24 लाख छात्रों का पेपर रद्द कर दोबारा कराना हमारे लिए एक आखिरी ऑप्शन है। अगर लीक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हुआ है तो इसे विस्तार से समझना होगा। क्या फोरेंसिक डेटा का विश्लेषण किया जा सकता है? मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी का गठन होना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केंद्र से कहा सेल्फ डिनायल मोड में नहीं रहना चाहिए। सरकार शुरू में मना कर रही थी कि कोई लीक वीक नहीं हुआ है। इन जवाबों के आधार पर ही दोबारा परीक्षा कराने पर फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणियों से पहले आपको याद होगा देश की राष्ट्रपति, देश के प्रधानमंत्री और देश के लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता सब इस मामले पर अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। दरअसल नीट यूजी की भर्ती परीक्षा में 24 लाख से अधिक छात्रों के भविष्य का सवाल है। ऐसे में नीट परीक्षा को कराने वाली जो संस्था है एनटीए, जिसके मुखिया हैं प्रदीप जोशी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लगातार विपक्ष के निशाने पर आए हुए हैं। दोनों के इस्तीफे की मांग विरोधी पार्टियां कर ही रही हैं। इसके साथ ही इन 1 महीने के दौरान एनटीए के द्वारा कराई गई कुछ और भर्ती परीक्षाओं की भी पेपर या तो रद्द हो गए हैं या टालने पड़े हैं, इस डर से कि वो लीक हो चुके हैं। इसी वजह से पीड़ित छात्रों और उनके परिजनों के साथ खड़े होने की चिंता देश के आला नेताओं में अब दिखाई दे रही है। परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे इससे पहले भी हमने देखा है कि कोई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है।
मैं देश के नौजवानों को आश्वस्त करता हूं कि आपको धोखा देने वालों को ये सरकार छोड़ने वाली नहीं है। मेरे देश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं। संसद में इन गड़बड़ियों के खिलाफ सख्त कानून भी हमने बनाया है। हम पूरी सिस्टम को मजबूती दे रहे हैं कि भविष्य में मेरे देश के नौजवानों को आशंका भरी स्थिति में भी रहना न पड़े। पूरे विश्वास के साथ वो अपने सामर्थ्य को प्रदर्शित करें और अपने हक का प्राप्त करें, इस बात को लेकर के हम काम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में ना नीट की बात होगी, ना अग्निवीर की बात होगी, ये बातें नहीं होंगी। और हमने कहा, हम स्पीकर सर, हमने कहा कि एक दिन का डिस्कशन अलाउ कर दीजिए। हम आपके साथ खड़े होकर इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। सरकार कहती है नहीं, डिस्कशन नहीं होगा, भविष्य का डिस्कशन हो ही नहीं सकता। तो ये हालत है। जहां भी ये देखते हैं, ये सोचते हैं कि भाई भय कैसे पैदा करें। मामला बड़ा है, गंभीर है। करीब 24-25 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। दो मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी दुबे साहब और फिजिक्स वाला के फाउंडर और सीईओ अलख पांडे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अश्विनी दुबे जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, आज के सुप्रीम कोर्ट के रुख को देखते हुए आपको क्या लगा, क्या रीटेस्ट होगा या नहीं? देखिए, ऐसा रीटेस्ट, चूंकि 24,06,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दिया है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का पहला जो कंसर्न था वो ये था कि परीक्षा रद्द होने से उन लाखों छात्रों को नुकसान होगा जिन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी थी। दूसरी बात, सीबीआई को ये कहा कि आप जल्दी स्टेटस रिपोर्ट फाइल करिए ताकि हमें यह भी पता चले कि एक्चुअल में कितने लोग लाभान्वित हुए इस पेपर लीक से, प्रश्न पत्र कब लीक हुआ, जिस तरीके से पेपर लीक प्रसारित किए गए, लीक और परीक्षा के वास्तविक संचालन के बीच की समय अवधि और सारा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की दूसरे अगर हम टिप्पणियों को देखें सुमित जी, तो बड़ी तल्ख टिप्पणी थी कि ऐसे किस तरीके से आपने एकदम से इग्नोरेंस प्ले किया कि ये पूरी परीक्षा की शुचिता ही नष्ट हो रही है। आपके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, और आप शुरुआती दौर पर इसको नकारते रहे। और अगर सीजीआई ने यह भी कहा कि अगर हमें लगता है आने वाले दिनों में इन रिपोर्ट से और इन रिप्लाईज से कि पूरे परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है, तो यह समझ में आएगा कि हम रीटेस्ट करने पर विचार कर सकते हैं। दूसरा, भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं हो, इसके लिए क्या प्रिपरेशन है एनटीए के पास, क्या प्रिपरेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, कौन सी तकनीकी है, इस पर जोर दिया। तो ये बड़ा सिग्निफिकेंट और इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। जो मैं समझ पाया, आप लोग तो कोर्ट में रहे होंगे, अलग आप तो देख रहे थे, अश्विनी जी आप तो बड़े कीनली उसको फॉलो करते हैं। जो मैं समझ पाया तमाम रिपोर्ट्स को देखकर, अपने साथी रिपोर्टर से बात कर कर, तो ये समझ में आया कि चीफ जस्टिस बहुत ज़्यादा कंसर्न थे। उनको चिंता इस बात की कि ये पेपर तो लीक हुआ है, ये लीक होकर कहां तक पहुंचा है, इसको वो जानना चाहते हैं और एजेंसीज के मुंह से जानना चाहते हैं, चाहे वो एनटीए हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो सरकार हो, कि भाई अगर एक आदमी को मिला या 24 लाख लोगों तक पहुंच गया या 15 लाख लोगों तक पहुंच गया। जो मैं समझ पाया, अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो प्लीज करेक्ट मी, आई डोंट माइंड इट, बिकॉज मैं कोर्ट में था नहीं। अलग मेरा सवाल आपसे है, इन परिस्थितियों में जो आज कुछ हुआ, जो कुछ रुख चंद्रचूड़ साहब का दिख रहा था, क्या मानना चाहिए कि अगर एजेंसीज ये साबित नहीं कर पाई कि ये लिमिटेड ब्लॉक में ही लीकेज हुआ है, तो ये पेपर परीक्षा दोबारा भी हो सकती है? 24 लाख बच्चों को तैयार हो जाना चाहिए। अभी देखिए, बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो जाएगा कहने को, पर जिस तरह से आज सीजीआई बेंच ने बिहेव किया, सबसे पहले तो उसको बहुत सल्यूट करते हैं हम लोग, क्योंकि इतना समय दिया, लगभग 2 घंटे तक ये फैसला चला। हम लोग कोर्ट में 1 बजे गए थे, फिर उन्होंने बोला कि इस मैटर को डिटेल में सुनेंगे, लंच के बाद 2 बजे से शुरू करेंगे, और 2 बजे से लगभग 4 बजे तक चलता रहा। एक एक सवाल पूछा, एनटीए से सवाल पूछा, पेटिशनर से सवाल पूछा, पूरा मुद्दा समझा,
और ऐसा भी लग रहा था कि मुद्दा पहले से भी उनको काफी डिटेल में पता था, उन्होंने बहुत अच्छे सवाल पूछे उसके अंदर। तो जैसे जो पहले के अगर डिसीजन देखें इस मामले में, जो आप बोल रहे हैं कि पेपर दोबारा होगा, तो पहले के पेपर डिसीजन देखें कि कब रीपेपर हुआ है नीट के एग्जाम को कह लें या मेडिकल एग्जाम या आईपीएमटी को। तो पिछली बार के डिसीजन के अंदर तीन बातें लिखी हुई थी। पहली बात ये थी कि अगर कोई सिस्टमिक फेलियर है, यानी पूरे सिस्टम में अगर कोई प्रॉब्लम है, सिस्टम की कोई मिस्टेक है, जैसे यहाँ पे एनटीए परीक्षा कराने वाली बॉडी है, इसकी तरफ से कोई करप्शन है या कोई फेलियर है, तो इस कंडीशन में रीपेपर होता है। दूसरा ऐसा है कि अगर जो परीक्षा की जो इंटीग्रिटी है, इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन, द सेंसिटी ऑफ द एग्जामिनेशन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज, यानी पूरी तरह से पवित्रता पे अगर कोई सवाल है राइट। तो रीपेपर हो सकता है। और तीसरी चीज ये थी, उन्होंने जो वर्ड यूज किया था सीजीआई सर ने, कि टेंटेड और अनटेंटेड, यानी ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, दोषी और निर्दोष छात्रों के बीच का अगर आप अंतर ही नहीं पता लगा पा रहे, भले ही वो नंबर 2 या 4 हो, नहीं पता, अगर आपको पता ही नहीं चल रहा कितने बच्चों के पास पेपर लीक पहुंचा था, कितने पे नहीं पहुंचा था, इन तीनों कंडीशन के अंदर री एग्जाम ही ऑप्शन होता है। पर आज अगर आप देखिए तो सीजीआई सर इस चीज पे बहुत बार फोकस किया और बार बार उन्होंने रीइंस्टेट किया कि आप अब सेल्फ डिनायल में ना रहें। सेल्फ डिनायल में आप रहेंगे कि पेपर लीक नहीं हुआ है तो इससे प्रॉब्लम और बढ़ेगी, सॉल्व नहीं होने वाली है। तो पहले तो आप एक्सेप्ट कर लें कि पेपर लीक हुआ है। जबकि सॉलिसिटर जनरल साहब जो आर्ग्यूमेंट कर रहे थे एनटीए के साथ साइड से, उन्होंने लास्ट तक ये बात एग्री तो नहीं की कि पेपर लीक हुआ है। पर सीजीआई सर ने ये चीज बहुत क्लियर 3-4 बार बोली कि पेपर लीक हुआ है। अब हम ये पता लगाते हैं कि पेपर लीक डिजिटली हुआ है, फिजिकली हुआ है, राइट। जब कॉपी आपकी प्रिंट होने जाती है वहां से हुआ है। बट ओवरऑल आज ऐसा था कि मतलब देश के सारे बच्चे जो देख रहे थे, अभिभावक देख रहे थे, सबको आज ये मतलब जुडिशरी के अंदर भरोसा तो आज दिखा होगा। सीजीआई इनफैक्ट सर का जो अलग एक चीज behavior था, और इम्पोर्टेंट जो मुझे लगी आज की हियरिंग के दौरान, जो जजेस के हिसाब के उससे निकल कर आया, कि वो छात्रों का जो लोग बहुत ज़्यादा मार्क्स ले आए, जो छात्र, उनका फोरेंसिक एनालिसिस करना चाहते हैं कि भाई आप ये चेक करिए कि कितने बच्चे हैं जो 600 या 700 के नंबर के ऊपर लगातार लेकर आ रहे हैं, क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी ऐसा रहा है कि पास में भी उनको इतने अच्छे नंबर मिलते रहे, या ये बिरले हैं इस बार आ गए। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल, आप एकदम सही हैं। और ये बात हम लोग ने लगातार अपनी आवाज जब उठा रहे थे, हम लोग बार बार बोल रहे थे कि एनटीए के पास पूरा डेटा है, एनटीए अपने डेटा का एक बार ऑडिट करा ले और ऑडिट के अंदर देख ले कहाँ कहाँ पे एनॉमली है, मतलब ऐसी चीजें हैं जो जनरली नहीं हो सकती हैं। और ये बड़ा आसान था। इस पे मैंने कई बार ये भी बोला, न्यूज चैनल्स पे भी, आपके साथ भी बैठा तब भी मैंने कहा था कि अभी तो सिर्फ 100 बच्चों की लिस्ट सामने आई है और उसी के अंदर ये पकड़ में आ रहा है कि 6 बच्चों को 720 में 720 है, 719, 718। सोचिए 50,000 टॉप बच्चों की लिस्ट आएगी तो क्या क्या मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं आज सीजीआई सर ने भी यही बोला, उन्होंने ऑडिट वर्ड नहीं इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि आप डेटा एनालिसिस करिए और खुद मत करिए, किसी थर्ड पार्टी से कराइए और देखिए कहाँ कहाँ पे रेड फ्लैग है। जैसे एक साथ इतने सारे बच्चों के 720 में से 720 आए, पहला रेड फ्लैग ये। दूसरा रेड फ्लैग ये कि एक ही सेंटर से 6 बच्चों के 720। तीसरा देखिए आप कितना अच्छा, मतलब आई जस्ट अप्रिशिएट द बेंच फॉर दिस, क्या बढ़िया चीज उन्होंने बोली कि आप ये चेक करिए कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो बल्किंग है, क्या वो सिर्फ टॉप स्कोर में बढ़ी है या नीचे भी बराबर से, कि स्प्रेड बराबर है कि स्प्रेड चेंज हुआ है पिछले 4 साल में, इस साल। तो इनफैक्ट एक पॉइंट और मुझे बड़ा अच्छा लगा था, उन्होंने कहा था कि क्या जो आपके विदेश में सेंटर होते हैं वहां आप पेपर कैसे भेजते हैं, डिजिटली भेजते हैं या फिजिकली भेजते हैं। उस टाइम वो आंसर नहीं कर पाए, जाहिर सी बात है उनको नहीं पता होगा, एनटीए से वो कंफर्म करेंगे। तो उस टाइम सॉलिसिटर जनरल मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर्स नहीं दे पा रहे थे जब वो पूछ रहे थे कि पेपर कब प्रिंट होने जाता है, कहाँ आता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे सेट्स बनते हैं, तो उनके आंसर्स नहीं दे पाए। बट हाँ, मतलब द लेवल ऑफ क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय इनफैक्ट सुप्रीम अश्विनी जी पूरे प्रिपरेशन के साथ बेंच आई थी, अपनी समर वेकेशन का उसने भरपूर इस्तेमाल किया, पूरा होमवर्क करके जजेस बैठे हुए थे, ऐसा लग रहा था मुझे। अश्विनी जी, सवाल मेरा ये है कि ये एक ऐसा पेपर है नीट यूजी का जिसमें पेन और पेपर का इस्तेमाल होता है और इसीलिए इसमें लीकेज के पॉइंट्स बहुत सारे बढ़ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की चेंज क्या है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, प्रेस से हो सकता है, बैंक से हो सकता है, खुलता कहाँ पे। हमने बहुत डिटेल इन्वेस्टिगेशन की एनडीटीवी ने इस पर, बहुत सारे लीकेज के पॉइंट्स हैं। आपको लगता है कि उस पर भी कोई ना कोई फैसला आएगा, दिशा निर्देश मिलेगा कि आगे से ऐसा होना चाहिए? बिल्कुल दिशा निर्देश मिलेगा, इसीलिए क्वेश्चनायर जो फ्रेम किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने और जो क्वेश्चंस रेज किए एनटीए से और दूसरी एजेंसी से, पहला कहा कि भाई हमें बताइए कि पेपर लीक की क्या प्रकृति, जैसा आपने कहा कि क्या नेचर था, क्या टाइमलाइन थी, पहले कहां लीक हुआ, परीक्षा दोपहर 2 बजे 5 मई को थी, ऐसे में स्पष्ट बताएं कि किस वक्त पेपर लीक हुआ, सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करे, आज की स्थिति और जो सामने आया मटेरियल आया है सीबीआई के सामने उस पर रिपोर्ट दाखिल करे। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि लीक और परीक्षा के बीच समय अंतराल अधिक नहीं था तो दोबारा परीक्षा के लिए यह बड़ा प्रतिकूल है
और यदि समय अंतराल व्यापक है, लंबा है, तो जैसे कहा कि स्प्रेड हो जाता है सोशल मीडिया से, तो यह दर्शाता है कि पुनः परीक्षा करवानी जा सकती है, लेकिन 24 लाख छात्रों की परीक्षा होना मुश्किल है। तो जैसा अभी अलख ने कहा, भाई 67 में से 67 विद्यार्थियों को 720 में 720 अंक प्राप्त हो रहे हैं। पिछले वर्षों में अनुपात बहुत कम था, मेथोडोलॉजी नहीं है, कोई पेपर नंबर्स देने की कोई मेथोडोलॉजी, सिर्फ एक नहीं कि पेपर लीक के अलावा भी एनटीए का जो मैकेनिज्म है, जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का, वो भी कोई ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं मैकेनिज्म। मतलब आप स्टेट एग्जामिनेशंस को छोड़ करके सेंट्रलाइज मैकेनिज्म बनाते हैं। बिल्कुल। एक लास्ट कमेंट अलख मैं आपका चाहूंगा इसको वाइंड अप करने के पहले, क्या रीटेस्ट होना चाहिए अलख? सर देखिए, मैं एक ही लाइन बोलूंगा कि अब इस मामले में सिर्फ और सिर्फ ना सुनवाई हो सकती है, फैसला हो सकता है, न्याय होना बहुत मुश्किल है। रीटेस्ट होता है तो उन बच्चों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने पेपर अपनी मेहनत से दिया था, और रीटेस्ट नहीं होता तो उन बच्चों के साथ अन्याय होगा जो, अगर ऐसा कुछ मिलता है कि पेपर लीक है, टेक्नोलॉजी से पेपर लीक हुआ है, या वाइड स्प्रेड है पेपर लीक, एक्सटेंट क्या है, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट आज बार बार बोली थी कि किस एक्सटेंट पे लीक हुआ है। दोनों ही तरफ, मैं एक शिक्षक या एक छात्र, कोई भी ऐसा नहीं है कि अब इससे कोई खुश होगा। ओवरऑल एक सिस्टमिक फेलियर तो है ही। अब देखिए क्या फैसला आता है, दिस इज फॉर द ऑनरेबल कोर्ट टू डिसाइड। बट मुझे अच्छा लगा जिस सेंसिटिविटी से बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बोली अलख, और इसी लाइन को लेते हुए मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करूंगा कि फैसला तो आ जाएगा, न्याय होगा या नहीं होगा इसका इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर परीक्षाएं रद्द हो गई तो जो लोगों ने ईमानदारी से परीक्षा दी है उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी, और नहीं हुई जिन्होंने चीटिंग करके पास हो रहे हैं उनके ऐश हो जाएंगे। तो बहुत मुश्किल है इस फैसले पर किसी एक राय पर आना। खैर आगे बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। मुंबई एक बार फिर बारिश के खतरों से खेल रही है। आज दोपहर में वहां भारी बारिश के बीच समंदर में तेज लहरें उठी। दरअसल मुंबई और आसपास के इलाकों में देर रात से ही भारी बारिश हो रही थी। मुंबई में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था। चाहे किंग सर्कल हो, दादर हो, भांडुप, कुर्ला, अंधेरी, सबवे, घाटकोपर वेस्ट, डोंबिवली हो या फिर रायगढ़ किला, हर जगह पानी भरा हुआ था और लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई में बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ाई है। कई जगहों सड़कों पर पानी भरा हुआ है। पटरियों पर पानी आने की वजह से रेल और लोकल सेवा भी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। सड़कों और रेल पटरियों पर पानी आने का असर मुंबई की तेज रफ्तार ट्रैफिक पर भी पड़ता दिख रहा है। तेज भागती मुंबई थोड़ी थमने से लगी है। शाम को भी ट्रैफिक के लंबे लंबे जाम मुंबई की सड़कों पर दिखाई दिए हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि बारिश के साइड इफेक्ट से बचने के लिए पूरी तैयारी की गई है। इस दावे की पड़ताल के साथ एक भयंकर बारिश में क्या है मुंबई का हाल, उसको जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। यह दृश्य अब मुंबई के लोगों को चौंकाती नहीं है। हर साल की तरह इस साल भी मुंबई और महाराष्ट्र में जोरदार बारिश का कहर देखने मिल रहा है। अंधेरी सबवे, मलाड सबवे, दहीसर सबवे, वीरा देसाई रोड, LBS मार्ग, गांधी मार्केट, वसई से लेकर नवी मुंबई तक कई इलाकों में भारी बारिश के चलते जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई। कई घरों में 4 फीट पानी घुस गया, जिसके चलते कई लोग परेशान देखने मिले। वहीं सारा सामान बिखर गया। IMD ने मुंबई में आज ऑरेंज अलर्ट, वहीं कल के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही आइसोलेटेड और निचले स्तर वाले इलाकों में भारी बारिश सहित तेज आंधी की संभावना जताई है। आज मुंबई के लिए ठाणा और रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग बहुत सारे जगह पे, थोड़े से जगह पे रेड अलर्ट्स भी है, लेकिन हमारे पास जो मुंबई है, तो पालघर है, ठाणे है, उसके लिए हमने ऑरेंज अलर्ट दिया है। हवाई यात्रियों से लेकर ट्रेन यात्रियों का हाल इस बारिश ने बेहाल कर दिया है। मुंबई एयरपोर्ट द्वारा यात्रियों से उड़ानों की स्थिति की जांच कर ही घर से निकलने की सलाह दी गई। वहीं पश्चिम और मध्य रेलवे की ट्रेनें देरी से चल रही है और हार्बर लाइन की ट्रेन सेवाएं बंद कर दी गई, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। बारिश में बहुत परेशानी होता है। अभी यहाँ क्या बारिश में कभी गड्ढे उड्ढे भी रहते हैं ना, बरोबर कभी जिधर गड्ढा आदमी गिर गया, बरोबर अभी नहीं होगा। अभी आदमी कैसे जाएगा बारिश में, ट्रेन बंद, बस बंद, सब बंद। कुछ नहीं, मुंबई पानी, हर साल का वही टेंशन। वहीं पनवेल से थाने की ओर जाते समय बेलापुर CBD रेलवे स्टेशन पर एक महिला फिसलकर गिर गई। महिला की जान तो बच गई, लेकिन ट्रेन का पहला डिब्बा उस महिला पर चढ़ने के कारण दोनों पैर काटने पड़े।
रायगढ़ किले में मूसलाधार बारिश के कारण 30 से ज्यादा लोग फंसे रहे, जिन्हें फिर रेस्क्यू किया गया। जिले में बादल फटने जैसे स्थिति के मद्देनजर प्रशासन ने रायगढ़ किले में प्रवेश और रोपवे बंद कर दिया है। दूसरी ओर मालवण में कल से बागवाड़ी में मकान भारी बारिश की चपेट में आ गए हैं। यहाँ कुरली नदी में आई भारी बाढ़ के कारण नदी का पानी यहाँ के लोगों के घरों में घुस गया है। साथ ही सड़कों पर बाढ़ का पानी होने के कारण लोगों को नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मुंबई को आपूर्ति करने वाली झीलों में पानी का भंडार कल से 14.52% से बढ़कर 18.73% हो गया है। ट्रेन सेवाएं बाधित होने के कारण बड़ी संख्या में मंत्री, विधायी कर्मचारी भी विधान भवन नहीं पहुंच पाए। कोरम के अभाव में विधानसभा और विधान परिषद के कामकाज को भी पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। सभागृहाची बैठक आता स्थगित होत आहे। मानसून पूर्व तैयारी मुंबई के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। बारिश में पानी जमा होता है और उसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए वो पता होने के बावजूद अगर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है तो ये बहुत ही खराब स्थिति है। जब महाराष्ट्र के मंत्री ही पानी में फंस जाते हैं, इसका मतलब ये है कि जिन पर इन व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी होती है उन्होंने पूरी तरह से इस काम को नहीं निभाया, वो सिद्ध होता है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने वॉर रूम की समीक्षा करने के बाद लोगों से अपील की कि जरूरी काम होने पर ही घर के बाहर निकले। ये राजनीति करने का समय नहीं है, ये लोगों को मदद करने का समय है। अभी लोगों को जहाँ फंसे उनको रेस्क्यू करने का समय है, रोड का पानी कम करने का समय है और इसमें सभी लोगों ने मिलकर काम करना चाहिए। राजनीति के लिए तो बहुत विषय है, ये राजनीति का विषय नहीं है। और बारिश इतनी तेज गिरी है, तो ये तेज बारिश गिरी है, ये इससे पहले जो आज हम लोग उपाय कर रहे हैं 2 साल में शुरू किए वो तो पहले होने चाहिए थे। आज जो होल्डिंग पॉइंट के वजह से मिलन सबवे, हिंद माता, अंधेरी का, इसमें अभी आप देखो हमेशा पानी रहता था, आज उधर पानी नहीं है होल्डिंग पॉइंट के वजह से। ट्रेन के ट्रैक के नीचे माइक्रो टनलिंग पहली बार हुआ है, तो ये भी देखो ना। बारिश का स्तर बढ़ते ही राजनीतिक पारा भी चढ़ गया है। विपक्ष द्वारा मुंबई में पहली बरसात में ही जनजीवन अस्त व्यस्त बताते हुए बीएमसी के हर साल की तैयारियों को लेकर किए गए दावों को खोखला बताया गया। कि जो बीएमसी वादे करती थी, दावे करती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी, कितनी भी बरसात हो हम मुंबई को डूबने नहीं देंगे, कहीं जल जमाव नहीं होने देंगे, कोई सबवे में पानी नहीं भरेगा, चारों तरफ हमारे अधिकारी पंप लेकर खड़े हैं, पंप से पानी खींचकर बाहर निकाल देंगे। कहाँ गए वादे, कहाँ गए वो दावे? मुंबई करों के जीवन को आपने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। अरे भाई, कौन सी बहुत बड़ी 50 घंटे की बरसात हुई है? 3-4 घंटे की बरसात में यदि मुंबई को आप सुरक्षित नहीं रख पा रहे हैं, साफ सुथरी नहीं रख पा रहे हैं, तब आप कैसे आगे? अगर 50 घंटे की बरसात होगी तब तो आप हाथ ऊपर कर देंगे, तब तो आप कहेंगे कि हमसे अब कुछ होना ही नहीं है। इसका मतलब आप पूरी तरह से फेल हुए हैं, आपकी पूरी यंत्रणा फेल हुई है। बीएमसी, महानगर पालिका और राज्य सरकार सब के सब फेल हुए हैं। पहले ये बारिश में कहा गया था कि 4 घंटे में 300 मिलीमीटर बारिश हुई। ये सरकार ने अपने पाप को ढकने के लिए, अपने गलतियां छिपाने के लिए कहा गया। 267 मिलीमीटर बारिश जो हुई वो 24 घंटे के भीतर हुई। ये तो एक ट्रायल है। पूरी मुंबई बारिश में जैसे हालत मुंबई की हो गई, उसके लिए इसमें काफी भ्रष्टाचार हुआ है। नाला क्लीनिंग हो चुकी है, ड्रेन्स की सफाई हो चुकी है, ड्रेन्स के जो भी ब्लॉक्स हैं वो हटा दिए गए हैं, डीसिल्टिंग हो चुकी है। वो सारे वादे दिखाई पड़ गए कि वो झूठे वादे, झूठे इरादे। और वही मुख्यमंत्री जाते हैं 1 महीने पहले, इंस्पेक्शन करते हैं, इस तरीके से नाले के सामने भी फोटो खींचते हैं, इस तरफ देखते हैं, उस तरफ देखते हैं और दिखाते हैं किस तरीके से वो पूरा इंचार्ज हैं और वो काम ले रहे हैं बीएमसी से। पहले ही बारिश में दूध का दूध, पानी का पानी हो गया। हर साल की तरह इस साल भी मुंबई बारिश में जलमग्न नजर आ रही है। मौसम विभाग द्वारा मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई अलग थलग और निचले इलाकों में अब भी स्थिति नियंत्रण में नहीं है। सवाल ये कि हर साल बारिश की इस आपदा में अपनी तैयारियों को लेकर फटकार खाने वाली बीएमसी क्या इस साल तैयार है, या ट्रैफिक, खड्डे और जल जमाव की इन तमाम परेशानियों से मुंबईकरों को अब भी राहत नहीं मिलने वाली। कैमरा पर्सन संदेश बैकर के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। आगे बढ़ते हैं आज की अगली खबर की ओर। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मणिपुर को राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में लाकर खड़ा किया हुआ है। वहां के हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करने के लिए वो आज फिर मणिपुर पहुंच गए।
राहुल गांधी की यात्रा ज्यादा चर्चा में इसलिए भी है कि पिछले 14 महीने में वो 3 बार मणिपुर का दौरा कर चुके हैं। लोगों से मिलने के बाद राहुल ने राज्यपाल अनुसुईया उइके से भी आज मुलाकात की। राहुल सबसे पहले मणिपुर के हिंसाग्रस्त इलाके जिरीबाम और विष्णुपुर जिले के मोइरांग में पहुंचे। वहां पीड़ितों से मिलने के बाद उन्होंने चूड़ा चांदपुर पहुंचकर राहत शिविरों में रह रहे लोगों से बातचीत की। मणिपुर बीते 1 साल से ज्यादा समय से हिंसा से प्रभावित है। इसके कारण वहां मैतेई और कुकी समुदाय के बीच भीषण संघर्ष भी हुआ है। बड़ी संख्या में लोग विस्थापित भी हो चुके हैं। कैंप्स में मैं कम्युनिटी से मिला, उनके दिल की बात सुनी, दर्द आंखों से देखा, सुना, और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि नफरत और हिंसा से आगे कोई रास्ता नहीं बनेगा। मोहब्बत से, भाईचारे से, रिस्पेक्ट से सॉल्यूशन निकल सकती है, बातचीत से सॉल्यूशन निकल सकती है। मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया हूं। गवर्नर से हमारी बात हुई, हमने उनको बताया कि देखिए जो भी हम कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी कर सकती है, मैं कर सकता हूं, हम करने के लिए तैयार हैं। मगर हम खुश नहीं हैं, जो प्रोग्रेस हुई है उससे हम खुश नहीं हैं, क्योंकि हमें नहीं लगा है कि प्रोग्रेस हो रही है। राहुल गांधी ने विस्थापित लोगों से जाकर मुलाकात की, उनके कैंपों में भी गए। उन लोगों की राहुल गांधी से क्या बात हुई, इसको लेकर मेरे सहयोगी रत्नदीप चौधरी ने पीड़ितों से खुद बात की। आज राहुल गांधी जब आए, उनके साथ आपकी बात हुई, क्या बात हुई, उन्होंने क्या पूछा, आपने क्या कहा? नहीं, उसने पूछा नहीं, हमने उसको रखा था। हाँ। हम लोग इधर से रिलीफ कैंप से चुचामपुर में कब भेजना है, वो जवाब नहीं देता। उनको भी वो भी ये नहीं बोल पाए कि कब जा पाएंगे। हाँ, तो आपने क्या मांग रखी उनके पास कि वो क्या कहें, वो दिल्ली में क्या कहे सरकार को? वो दिल्ली में हम लोग का आवाज़ उठाएगा। हम लोग बात किया है ना, उससे डिमांड किया है ना, वो दिल्ली में पार्लियामेंट में उठाएगा बोला है। मणिपुर का मसला संसद से सड़क तक गूंजता रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर भी चर्चा के दौरान भी लोकसभा में राहुल गांधी ने इस सवाल को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में इस मुद्दे पर जब जवाब दिया तो मणिपुर का जिक्र किया। सुनते हैं। मणिपुर को आपने और आपकी योजनाओं ने, आपकी पॉलिटिक्स ने जला दिया है, और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गए हैं। ऐसा लगता है कि मणिपुर हिंदुस्तान का प्रदेश नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए मणिपुर स्टेट ही नहीं है। मणिपुर में सिविल वॉर हो ही नहीं रही है। और एक बार बयान दिया हमने, मतलब प्रेशर लगाया, हम गए, हमने प्रधानमंत्री से कहा एक मैसेज दे दीजिए, मणिपुर चले जाइए, जनता की वहां रक्षा कीजिए। नहीं, केंद्र और राज्य सरकार सभी से बातचीत करके शांति के लिए, सौहार्द रास्ता खोलने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। छोटे छोटे इकाइयों को जोड़ करके इन ताने बाने को गूंथना एक बहुत बड़ा काम है और शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। बीते समय में पहले की सरकारों में ऐसा नहीं हुआ है। गृह मंत्री स्वयं कई दिनों तक वहां रहे हैं, गृह राज्य मंत्री हफ्तों तक वहां रहे और बार बार वहां जाकर के संबंधित लोगों को जोड़ने का प्रयास करते रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस की यात्रा पर मॉस्को आज पहुंचे। प्रधानमंत्री भारत रूस के बीच 22वें सालाना शिखर सम्मेलन के लिए रूस गए हुए हैं। ये बैठक उस वक्त हो रही है जब अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में नेटो देशों की बैठक भी चल रही है, और ये यात्रा ठीक उस वक्त हो रही है जब यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी बम बरस रहे हैं। ये बैठक भारत और रूस के बीच इसलिए भी अहम है कि तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी पड़ोसी देश में ना जाकर रूस की यात्रा कर रहे हैं। हालांकि उनकी पहली यात्रा इस थर्ड टर्म में इटली की हो चुकी है, लेकिन वो G8 की बैठक थी। ये एक द्विपक्षीय यात्रा है।
तो आप कह सकते हैं कि इसी द्विपक्षीय यात्रा के हिसाब से ये पहली यात्रा है प्रधानमंत्री मोदी की जब वो आज रूस पहुंचे हैं। युद्ध और शांति के बीच ये यात्रा इसलिए भी अहम है कि भारत के संबंध रूस और अमेरिका दोनों से अच्छे हैं। ऐसे में रूस की यात्रा का अमेरिका पर क्या असर होगा? अमेरिका का सवाल यूक्रेन पर रूसी हमले से और बड़ा हो जाता है क्योंकि अमेरिका रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन के साथ इस वक्त खुलकर खड़ा है। ये यात्रा इसलिए भी अहम है कि इसमें परमाणु ऊर्जा से लेकर 5वीं पीढ़ी के युद्धक विमानों के सौदे पर भारत और रूस बात करने वाले हैं। वैसे भारत इकलौता देश है जिसने पुतिन से यह कहने की हिम्मत दिखाई कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, फिर भी रूस भारत को दोस्त मानता है। तो इसीलिए भारत की कूटनीति भी दिल की नीति होती है और यह दिल का रिश्ता आज मॉस्को में सत्ता के गलियारों में दिखाई दे रहा है। आइए भारत की इस महत्वपूर्ण पहल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व राजनयिक योगेंद्र कुमार जी, जो रूस की राजधानी मॉस्को में भारतीय मिशन के लिए काम कर चुके हैं। योगेंद्र जी, जिस वक्त नेटो की बैठक अमेरिका में होने जा रही है उसी वक्त भारत की बैठक रूस के साथ हो रही है। कूटनीति की दुनिया में इसके क्या मायने हैं? देखिए, भारतवर्ष ने बहुत हमारे जो है राजदूत के स्तर पे और विदेश सचिव के स्तर पे कहा है कि हमारी जो मीटिंग है, हमारे प्रधानमंत्री की जो मीटिंग है रूस के प्रेसिडेंट से, वो केवल द्विपक्षीय संदर्भ में ही देखी जाए, इसका और कोई मतलब ना लगाया जाए। हालांकि रूस में जो उनके जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ये कहा है कि ये जो अमेरिका वगैरह का जो प्रयास है रूस को आइसोलेट करने का, वो प्रयास जो है उनका असफल है और प्रधानमंत्री की जो विजिट हो रही है वहां पे, वो जो है उसका एक उदाहरण है। तो मतलब ये कि रूस अपने हिसाब से इसमें क्या कहते हैं अपना इंटरप्रिटेशन दे रहा है और अमेरिका तो नेचुरली खुश नहीं है, क्योंकि उनके जो है विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता थे उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि अगर जो है इस तरह पे बात होगी तो इसका जो है अमेरिका को, भारतवर्ष को जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजी है, डिफेंस टेक्नोलॉजी, उस पर असर पड़ सकता है। लेकिन वो बात कोई नई नहीं है, वो बहुत पहले भी कह चुके हैं, कई बार कह चुके हैं ये बात। तो इसका ज्यादा मायने नहीं लगाना चाहिए। इसको केवल यही है कि प्रधानमंत्री जो है इंटरनेशनल स्टेट्स पर्सन है, स्टेट्समैन है, तो वो अपना जो है जो द्विपक्षीय हमारे संबंध है जो रूस के साथ हैं, उन संबंधों को जो जिस आयाम पे ये चल रहे हैं, संबंध चलते रहे हैं, इस ऐतिहासिक तौर पर चल रहे हैं, उन संबंधों को जो है क्या कहते हैं मेंटेन करने के लिए वहां पे गए हैं। जी, भारत के हितों का ध्यान रखना भारत की प्राथमिकता है। भारतीय प्रधानमंत्री और विदेश नीति उसी दिशा में हमेशा चलती रही है। रूस के साथ तो संबंध अच्छे होंगे इस यात्रा से, लेकिन अमेरिका के साथ भारत के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा? क्या अमेरिका भारत से नाराज होकर कोई कड़े कदम, कोई कड़े फैसले ले सकता है? देखिए, ये मेरे विचार से तो नहीं होना चाहिए। हालांकि वहां पे उसका कुछ क्रिटिसिज्म तो कुछ होगा ही नेचुरली। उनके जो आप कहें कि जो उनके जो आधिकारिक जो हैं सर्कल्स हैं वहां पे, और मीडिया तो कमेंट कर ही रहा है इसके ऊपर कि ये जो है प्रधानमंत्री इस वक्त रूस जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो पूर्ण रूप से जो यूक्रेन में जो चल रहा है द्वंद्व युद्ध चल रहा है, उस पर वो एक प्रकार से मतलब इस प्रकार से वो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि ये जो है रूस की तरफ रुझान ज्यादा है, यूक्रेन की तरफ नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री ने शुरू से ही कहा है ये बात कि ये वक्त जो है ऐसा है जिसमें कि केवल कूटनीति और शांतिपूर्ण तरीके से ही इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसका और कोई हल निकलना मुश्किल है और ऐसा उसकी संभावना जो है बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया कि रूस में जो प्रतिक्रिया हुई ऑफिशियल स्तर पर, उसमें उन्होंने इसी को लिंक किया है और रूस का जो मीडिया है वो भी ये कह रहा है कि ये जो प्रधानमंत्री की जो विजिट हो रही है, उस विजिट जो है इसका जो है इस बात का द्योतक है कि अमेरिका और उनके देश जो हैं वो रूस को जो आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग थलग करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो है उनकी ये कोशिश जो है नाकामयाब है। पहले उन्होंने जिक्र किया कि हंगरी के राष्ट्रपति गए थे वहां पे, मॉस्को गए थे
और इसके अलावा ठीक है वो कह रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि देखिए जो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं उन्होंने उनकी जो इसके ऊपर यूक्रेन की जो परिस्थिति है उसके ऊपर जो उनकी नीति है उसमें और भारत की नीति में कोई फर्क बिल्कुल नहीं है। उन्होंने भी यही कहा है। आप जैसे आप देखें पहले अफ्रीकी देश का वहां पे प्रतिनिधिमंडल गया था, यूक्रेन भी गया था और रशिया भी गया था, तो वहां पर उन्होंने यही कहा कि इसका जो प्रभाव पड़ रहा है ग्लोबल साउथ के देशों के ऊपर, चाहे वो कमोडिटीज को ले लें या फूड को ले लें, फूड प्राइसेस को ले लें, एनर्जी प्राइसेस को ले जाएं, वो जो है उनके ऊपर उसका प्रभाव बहुत ही बुरा पड़ रहा है। और ये जो इस वक्त वहां पे चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से ही उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए और निकलेगा भी, और इसका कोई तरीका है ही नहीं। जी शुक्रिया योगेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। लेकिन भारत की कूटनीति की तो इस मामले में देखने बहुत तारीफ करनी होगी कि भारत रूस से भी बात कर रहा है, भारत यूक्रेन से भी बात कर रहा है, भारत अमेरिका के साथ भी दोस्ती निभा रहा है। इसी तरीके से जो इजराइल का युद्ध चल रहा है हमास के साथ, उसमें भारत फिलिस्तीन से भी बात कर रहा है, इजराइल से भी बात कर रहा है। तो भारत ने एक ऐसी भूमिका ली हुई है दुनिया में कि जो सबका दोस्त बन सकता है। तमाम सिचुएशन को रिजॉल्व करने में भारत एक अहम भूमिका निभा सकता है और भारतीय विदेश नीति की इसीलिए दुनिया भर में इन दिनों जमकर तारीफ भी हो रही है। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार हमारी ये बुलेटिन जारी है। हम बात करेंगे मुंबई के उस हिट एंड रन केस में जहां पर बिगड़ैल रईसज़ादा अभी भी कानून की गिरफ्त से बाहर है। मुंबई के वर्ली हिट एंड रन मामले में आरोपी मिहिर शाह के पिता राजेश शाह को बेल मिल गई है। मिहिर शाह खुद फरार है। मिहिर शाह की मां और बहन भी घर से गायब है। मिहिर शाह पर आरोप है कि रविवार की सुबह वर्ली में उसने BMW कार से स्कूटर पर जा रही एक दंपत्ति को टक्कर मार दी। इसमें स्कूटर पर सवार पति तो किनारे गिर गया, लेकिन पत्नी कावेरी नकवा कार के बोनट पर जा गिरी। फिर भी मिहिर शाह ने अपनी गाड़ी नहीं रोकी। करीब 2 किलोमीटर दूर जाने पर कावेरी मिली, लेकिन अस्पताल तक जाते जाते उसके प्राण पखेरु उड़ चुके थे। इस आरोपी रईसज़ादे के पिता राजेश शाह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी के बड़े नेता बताए जाते हैं। हालांकि सीएम शिंदे का दावा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हिट एंड रन में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, वो कितना भी इन्फ्लुएंस वाला हो, कोई भी हो, पॉलिटिकल हो, पैसे वाला हो। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इस दावे के बावजूद महाराष्ट्र पुलिस के हाथ खाली हो चुके हैं। वर्ली हिट एंड रन केस में कानूनी प्रक्रिया की रफ्तार भी काफी तेज है। इस मामले में रविवार को गिरफ्तार किए गए आरोपी मिहिर शाह के पिता राजेश शाह को सोमवार को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उसे 13 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेजा और फिर खबर चलते चलते उसे बेल भी मिल गई। क्या इसलिए कि इस मामले में आरोपी के पिता राजेश शाह शिवसेना शिंदे गुट से जुड़े हुए हैं। फिलहाल एकनाथ शिंदे होटलों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मैंने पुलिस कमिश्नर जी को भी कल कहा है कि हिट एंड रन में जितने भी होटल है, ये होटल जितने देरी से रात को बंद करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई करो, लाइसेंस रद्द करो, और जो ड्रंक एंड ड्राइव वाला जो ड्राइव है वो भी तेज करो, वहाँ पर भी तेजी से चेकिंग करो। जो भी है वहाँ पर कोई भी ड्रिंक करके ड्राइव न करे और ऐसे एक्सीडेंट ना हो। और इसलिए उनको ऐसे अगर जो हैबिचुअल है उनको लाइसेंस भी उनका रद्द करने के मैंने बोल दिया है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने अब मिहिर शाह के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया है, जिससे वो देश छोड़कर भाग न सके। हादसे के बाद से ही आरोपी मिहिर की मां और बहन का भी कुछ पता नहीं है। घर में ताला लगा हुआ है। पुलिस ने कोर्ट को बताया कि आरोपी ने हादसे के बाद अपने पिता से कई बार फोन पर बात की थी और ये बात भी सामने आई कि आरोपी के पिता ने ड्राइवर से कहा था कि वो अपने ऊपर आरोप ले ले। साथ ही राजेश ने ड्राइवर राजऋषि और मिहिर को सीटें बदलने के लिए भी कहा था। इस मामले में गिरफ्तार ड्राइवर एक दिन की पुलिस कस्टडी में है, जबकि राजेश शाह को जैसे ही न्यायिक हिरासत में भेजा गया, उनकी ओर से जमानत अर्जी भी फाइल कर दी गई और उन्हें जमानत भी मिल गई। जब ये इंसिडेंट हुआ तब मेरे क्लाइंट एक्यूज नंबर 1 राजेश शाह वहाँ पर प्रेजेंट नहीं थे, वो अपने घर पे थे। इसलिए कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि राजेश शाह जो एक्यूज नंबर 1 है उनका कोई रोल नहीं है और इसलिए उनको जुडिशियल कस्टडी दी गई और बेल उनके लिए ग्रांट की गई।
वर्ली हिट एंड रन मामले में वर्ली पुलिस अब फरार आरोपी मिहिर शाह की महिला मित्र से भी पूछताछ कर रही है। वहीं हादसे के बाद से ही मिहिर शाह की बहन और मां गायब हैं। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या परिवार के लोगों ने ही मिहिर शाह को बचाने के लिए उसको भागने में मदद की। कैमरामैन महेश हलवाई के साथ मेरे सहयोगी सुनील सिंह और पारस दामा, NDTV इंडिया।